Hello guys, welcome back to my channel. My name is Prachi Tekriwal and I hope you all are doing good. So friends, as you know that this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET GRF examination in Labor Welfare Code 55. So friends, today what we are going to do that we will discuss some of the questions which were previously asked in the examination of NTA UGC NET, and today we will cover the questions from paper 1. Fine. So these questions we will discuss one by one, and we will discuss the answers also. Okay. So let's get started with the classes. So here we have the first question. Blank is an initiative of the UGC NET that provides an online storehouse of all academic. ओके, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं, ओके, चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं: नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, स्वयं प्रभा। आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा चीज है जो कि एक इनिशिएटिव है यूजीसी के द्वारा, जो कि एक स्टोर हाउस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपको सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं। ओके, तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग जब भी किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल आउट करते हैं तो हमें तो वहाँ पे बस अपना रोल नंबर और ये सारे मतलब हमें तो अपनी बस चीजें मेंशन करनी होती है, राइट, सर्टिफिकेट वगैरह, या तो अगर हम लोग कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो हमें सर्टिफिकेट की कॉपी देनी पड़ती है। तो भाई अब वो जो एम्प्लॉयर है वो ये कैसे कंफर्म करेगा कि वो जो सर्टिफिकेट है वो जाली नहीं है, ओरिजिनल है। इसी तरीके से हम लोग जो फॉर्म्स भर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे कंफर्म होगा कि हमने वाकई चीज़ों को पास आउट किया है कि नहीं किया है। तो इसी चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए हमारी जो नैड है, ठीक है, नेट क्या हुआ, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ओके, तो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी क्या करती है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा स्टोर हाउस है जो कि सारे तरीके के एकेडमिक जो अवार्ड्स होते हैं उनको अपने पास रखता है। और इसको क्या करते हैं, जैसे कोई भी फॉर्म है, कोई भी एम्प्लॉयर है या किसी को जानना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के बारे में या इंक्वायरी लेनी है, तो डिजी लॉकर के थ्रू, ठीक है, डिजी लॉकर जो है एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। डिजी लॉकर के थ्रू क्या करेगा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पे ये सारे सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी को चेक किया जा सकता है। फाइन, तो ये तो हमारा भाई पहला आंसर तो हमें मिल गया, ठीक है, इसका आंसर ए है हमारा। जो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है वो एक इनिशिएटिव है यूजीसी के द्वारा जहाँ पे हम लोग को सारे तरीके के एकेडमिक अवार्ड्स जो है उसकी वैलिडिटी का एक्सेस मिल सकता है। फाइन, अभी दूसरी बात आती है कि ये जो हमारे पास और ऑप्शंस हैं, जैसे कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, और साथ में ये होस्ट होता है सर्विसेज का, जहाँ पे बुक, आर्टिकल्स, सिमुलेशंस, आपके जो ऑडियो बुक्स होती हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल होती हैं और आप इनको एक्सेस कर सकते हो। आप वहाँ पे जाके अपने किसी भी बुक को वहाँ पे सर्च कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अभी स्वयं प्रभा की बात करें तो आपको लास्ट क्लास में याद होगा हमने इसकी बात भी की थी। स्वयं प्रभा जो है एक तरह की इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन जो ऑनलाइन कैंडिडेट्स हैं, मतलब जिनको जल्दी से एक्सेस नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, फीस वगैरह काफ़ी हाई होती है, तो स्वयं प्रभा जो है वो क्लासेस प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन, और जिसको हर तरीके के लोग जो है क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। और ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसका आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डीवीडी। बहुत कॉमन सा टर्म है, हम सब ने, बिकॉज हम लोग 90s किड हैं तो हम लोग को अच्छे तरीके से पता है, डीवीडी हमने बहुत यूज किया हुआ है। एक टेक्नोलॉजी जो है यूज करती है ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डेटा। डीवीडी इज एन एक्रोनिम फॉर, ठीक है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा आपको ये बताना है। डिजिटल वेक्टर डिस्क, नो। डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, नहीं है ये आंसर। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है ना,
डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है इसका फुल फॉर्म होगा। और डिजिटल डीवीडी क्या हमें फैसिलिटी करती है, किसी भी डेटा को, किसी भी ऑडियो वीडियो को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एक स्टोरेज के लिए इसको यूज किया जाता है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फाइन, तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर होगा आपका सी। डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द प्रोसेस, ठीक है, हमें बताना है कि इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड स्टोरिंग इट इन अ कार्बन सिंक। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जहां से हम लोग कार्बन क्या करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन को हटाते हैं और उसको एक कार्बन सिंक, यानी एक तरीके का क्या हुआ, रिजर्वॉयर हुआ। ठीक है ना, रिजर्वॉयर में हम लोग किसी चीज को सेव करते हैं, तो हम लोग कार्बन को एटमॉस्फेयर से हटा के इस रिजर्वॉयर में सेव करके रख देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो हमारे पास अब देखोगे इतने सारे प्रोसेस दिए हुए हैं, कार्बन ट्रेडिंग के बारे में कहा गया है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में कहा गया है, कार्बन टैक्स के बारे में और कार्बन ऑफसेट के बारे में कहा गया है, राइट। तो अगर हम लोग कार्बन ट्रेडिंग की बात करें, फाइन, तो अभी अब देखो कि इतनी सारी कंट्रीज हैं, तो कार्बन ट्रेडिंग में बेसिकली क्या किया गया कि यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, मतलब यहाँ पे जो कार्बन का एमिशन है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। कैसे कंट्रोल किया जाता है कार्बन के एमिशन को, जितना जितना ज्यादा आप कार्बन को एमिट करो, जितना ज्यादा कार्बन आपकी कंट्री रिलीज कर रही है, निकाल रही है, तो उसके हिसाब से आपको एक प्राइसिंग पे करनी पड़ेगी, राइट, एक क्रेडिट पे आपकी चीजें चलेगी, तो इसीलिए इसको कार्बन ट्रेडिंग कहा जाता है। फाइन, तो कार्बन ट्रेडिंग जो है वैरी करती है, एक तरह की प्राइसिंग होती है जो आपको देनी होती है अपने कार्बन को रिलीव, आप जो एमिशन कर रहे हो कार्बन का, उसकी परमिशन लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, और वो कार्बन ट्रेडिंग होती है। और इसी को जब हम लोग फिक्स अमाउंट में रखते हैं, जो पहले हमारा चलता था, वो कार्बन टैक्स होता है, राइट। तो अब डेफिनेटली ये दोनों तो आंसर नहीं है आपका, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, फाइन, और यहाँ पे एमिशन को रोकने की बात की जा रही है। तो अभी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है बेसिकली आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां से एटमॉस्फेयर से रिलीज होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सोक किया जाता है और उसको कार्बन सिंक में सेव करते हैं। अभी इसका एग्जांपल हम लोग कैसे लेंगे, समझिए कि अगर आप पेड़ काट रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में बढ़ा रहे हो, लेकिन अगर आप पेड़ लगाओगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आप एटमॉस्फेयर से कम कर रहे हो, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ सेव होगा, अगर आप पेड़ लगा रहे हो तो फॉरेस्ट बन रहा है, फॉरेस्ट खुद ही एक कार्बन सिंक का काम करेगा जो कार्बन को सोख लेगा, राइट। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग कार्बन को एटमॉस्फेयर से रिमूव करते हैं और उसको कार्बन सिंक में क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। फाइन, यहाँ पे एक आपका और टर्म आ रहा है कार्बन ऑफसेट। कार्बन ऑफसेट क्या होता है कि यहाँ पे या तो ऐसे काम करो कि कार्बन का एमिशन जो है वो कम हो जाए, ठीक है, और या तो फिर ऐसा काम करो कि कार्बन सिंक जो है, मतलब जो कार्बन को स्टोर कर रहा है, वो चीजें बढ़ जाए, ठीक है। या तो वही आप कर सकते हो ना, या तो भाई आप कार्बन को घटा दो, उसका एमिशन ही कम कर दो, और नहीं कम कर सकते तो ऐसी चीजें लगाओ, ऐसी चीजें करो जिससे कार्बन सूख जाए। तो यहाँ पे एफॉरेस्टेशन किया जा सकता है, पेड़ लगाया जा सकता है। तो इसकी जो डील होती है ना, इसी को कहते हैं हम लोग कार्बन ऑफसेटिंग, राइट। तो कार्बन ऑफसेटिंग का मतलब क्या हुआ कि आप या तो कार्बन की, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका एमिशन कम कर दो, नहीं तो कार्बन स्टोरेज की जगह को बढ़ा दो। कार्बन ट्रेडिंग में एमिशन कम करना होता है, ठीक है, और मतलब अगर आप एमिशन ज्यादा कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करोगे, आप उसके लिए प्राइस पे करोगे। कार्बन टैक्स में भी आप प्राइस पे करते हो, लेकिन फिक्स अमाउंट पे जो है पे करते हो, वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रपोर्शन में वेरी नहीं करता। और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे एटमॉस्फेयर से कार्बन को कम करते हैं, कार्बन सिंक में सेव करते हैं। फाइन, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ये चारों जो है समझ में आए होंगे, और आपको इसका आंसर मिल ही गया है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। Carbon sequestration is the process of removing carbon from the atmosphere and storing it in a carbon sink. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एफॉरेस्टेशन, ठीक है ना, पेड़ लगाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है, देखिए यहाँ पे हमारे पास मैच द फॉलोइंग है और हमारे पास लिस्ट 1 में रामसर साइट्स के वेटलैंड्स किए हुए हैं और दूसरी लिस्ट में स्टेट्स किए हुए हैं। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, राइट? वेटलैंड्स क्या होते हैं? तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी जगह होती है, सपोज करिए जमीन है, यहाँ पे खूब सारी मिट्टी है और इसके ऊपर क्या करते हैं, पानी का लेवल जो है वो भरा होता है, ठीक है? अब भाई ये जमीन किस काम की, ये जो पानी भरा हुआ है जमीन क्यों यूज हो पाएगी? इस जमीन पे आप क्या कर सकते हो, फिश पाल सकते हो, ठीक है ना? अगर ये सॉइल के ऊपर यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ पे मछली ये रखी जा सकती है। यहाँ पे राइस जैसे क्रॉप्स जो है बढ़ाए जा सकते हैं जिनमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो ऑटोमेटिकली ये जो सारी चीजें आप बढ़ा रहे हो तो इससे आपकी एक अच्छी इनकम भी होगी, लोगों की जो है भूख भी मिटेगी और साथ में क्या होगा, आप एक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहे हो, सस्टेनेबल बैलेंस लेकर के आ रहे हो, राइट? तो वेटलैंड्स इसी चीजों में बेनिफिशियल होते हैं। वेटलैंड्स का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी सॉइल वाली जगह जहाँ पे पानी या तो पहले से प्रेजेंट है काफी ज्यादा ऊपर तौर पे, या तो मतलब मैक्सिमम जो साल का ज्यादा तक टाइम है उसमें पानी उसमें रहना चाहिए, ठीक है? फ्लड का एग्जांपल ले सकते हो, फ्लड के टाइम पे ये चीज होता है, मिट्टी के ऊपर पानी आ जाता है काफी ज्यादा, और बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे नेचुरली ये चीजें होती हैं, राइट? तो हमारे इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इसमें 49 जो है साइट्स हैं, यानी वेटलैंड्स ऐसे हैं जिनको यूज किया जा रहा है और इनको रामसर साइट्स कहते हैं, ठीक है? रामसर साइट्स कहते हैं। अब रामसर साइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा रामसर कन्वेंशन आया था, ठीक है ना, जिसमें जो है वेटलैंड के कंजर्वेशन और उसके सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के बारे में बात की गई थी, तो उसके अंडर में ये 49 साइट्स आती हैं, राइट? तो इसीलिए इसको रामसर साइट्स कहते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी साइट कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है, तो वो हमारा वेस्ट बंगाल का सुंदरबन है, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल का एक सबसे बड़ा रामसर साइट्स है, ठीक है? रामसर साइट है। अभी हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि आपको वेटलैंड का मतलब समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया होगा कि 49 साइट्स हैं अभी करंट टाइम पे, और इनको रामसर साइट इसलिए कहते हैं क्योंकि रामसर कन्वेंशन के अंडर में आते हैं, और सुंदरबन जो है हमारा सबसे बड़ा साइट है इस समय, राइट? तो अभी हमारे पास है एश तमुदी वेटलैंड, ठीक है? एश तमुदी ये कहाँ पे आपका होगा, ये आपका केरला में है, राइट? तो ये आपका होगा 4, ऑप्शन नंबर 4। एश तमुदी किस में है आपका, केरला में है। फिर आता है हुकेरा वेटलैंड। हुकेरा वेटलैंड की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका आएगा जम्मू कश्मीर में, राइट? तो आपके पास क्या है, 4-1 मिल गया आपको। रेणुका वेटलैंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये किस में है आपका, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, राइट? हिमाचल प्रदेश में आपका रेणुका वेटलैंड है। भोज वेटलैंड की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, राइट? तो अष्टमुदी वेटलैंड किसमें है, केरला में। हुकेरा आपका है जम्मू कश्मीर में, रेणुका आपका है हिमाचल में, और भोज वेटलैंड की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर आपका 4123 आ रहा है। ऑप्शन में देखते हैं किसमें है, 4123, ऑप्शन नंबर सी, राइट? तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और आपको इसमें बस आपको क्या ध्यान रखना है, 49 साइज एक बार आप इसके लिस्ट देख लेना, साथ में वेटलैंड्स क्या होते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? कौन सा सबसे बड़ा वेटलैंड है, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है इससे जुड़े हुए जो आपके जिसके आंसर आपको पता होनी चाहिए, फाइन? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट IIT वाज सेट अप इन 1951 एट, राइट? तो हमारे पास अभी करंट टाइम पे कितने IITs हैं, 23 IITs हैं, ठीक है? इसमें हमारा जो बेस्ट है वो अभी चल रहा है IIT मद्रास, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो सबसे पहले क्या हुआ था, सेटअप हुआ था 1951 में, तो सबसे पहले कौन सा IIT आया था, तो इसका आंसर क्या है आपका, खड़गपुर, ठीक है ना? सबसे पहले खड़गपुर सेटअप हुआ था 1951 में। आज की डेट में 23 IITs हैं, और उसमें जो अभी टॉप रैंकिंग में है वो है आपका मद्रास, ठीक है, नंबर 1 रैंकिंग पे। इसका आंसर हो गया आपका खड़गपुर, ठीक है? ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि जो आपका पहला IIT है वो किस ईयर में सेटअप हुआ था, तो आपके पास आंसर होना चाहिए 1951, फाइन?
अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, ये हमारे हायर एजुकेशन से है, ठीक है ना। हायर एजुकेशन में आपका ये काफी ज्यादा आपको अर्ली टाइम की सारी चीजें पढ़नी है और इसमें कुछ ऐसे ही आपके टर्म्स आने वाले। इन द एज ऑफ 4 वेदास, अगर हम लोग 4 वेद की बात करें यानी ऋग, यजुर, साम और आपका अथर्ववेद की बात करें, ठीक है ना। तो जो वेद का समय था, वेदास का समय था, स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू द वेदास स्कूल आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ विच सेरेमनी, ठीक है। जैसे आज की डेट में होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले किंडरगार्टन में जाते हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, मतलब पहले वेदास स्कूल में जब एडमिशन्स होते थे तो सबसे पहले कौन सी सेरेमनी जो है की जाती थी, ठीक है। तो इसमें आपकी 4 चीज की बात की गई है, उपनयन, उत्सर्जन, शतपथा और धनुर्विद्या, ठीक है ना। तो जब आप सेरेमनीज के बारे में बात करोगे, एजुकेशन, ठीक है, एक इंसान के लाइफ में क्या क्या चीजें हुई, तो यहाँ पे आपको 9 सेरेमनीज कवर होती, ठीक है। 9 सेरेमनीज कवर होती हैं, जिसमें आपका गर्भवर्धना, फिर जट कर्मा होता है, अन्नप्रस्थान होता है। अन्नप्रस्थान आज भी बहुत कॉमन चीज है, बच्चों को जब वो 6 महीने के हो जाते हैं तो पहली बार उनको अनाज खिलाया जाता है, राइट। विद्यारंभ होता है, उपनयन होता है, फिर मेधाजना होता है, फिर उपकर्मा होता है, उत्सर्जन होता है, संवर्तन या कन्वोकेशन होता है। तो इसी तरह आपके 9 सेरेमनीज होते हैं। 9 सेरेमनीज में आपका जो सबसे पहला यहाँ पे जिसकी बात की गई है ये उपनयन है, ठीक है ना। तो उपनयन सेरेमनी में क्या होता है, जब वेदास के स्कूल में लड़के जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लड़कियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लड़कियां नहीं जाती थी स्कूल। समय उपनयन में लड़कियों का बेसिकली होम स्टडी ज्यादा होता था, तो लड़के जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक है, वेदास के समय। तो उपनयन सेरेमनी होती थी, जिसको आज हम लोग जनेऊ वगैरह होते हैं ना। तो इस समय जो है, जो बच्चा होता था वो क्या करता था, मतलब जो मेल मेंबर है जो जा रहा पढ़ने के लिए, तो वो एक स्टूडेंट, ये एक सिंबल होता था कि भाई वो अब क्या है, एक स्टूडेंट की लाइफ जीने वाला, एक ब्रह्मचर्य को जो है फॉलो करने वाला है, ठीक है ना। तो ये उपनयन सेरेमनी होती थी। फिर उसके बाद जैसे हमारा क्या होता है, एक एकेडमिक ईयर खत्म होता है फेब मार्च में, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या हुआ था, एक एकेडमिक ईयर जो है ओवर होता था। तो जब एकेडमिक ईयर ओवर होता था तो उस समय उत्सर्जन सेरेमनी होती थी, यानी आपकी ये सेकेंड वाली। एडमिशन हो रहा है तो उस समय उपनयन, फिर जब वहाँ पे आपका जो एकेडमिक ईयर खत्म हो रहा है, डिस्पोजल हो रहा है, तो वहाँ पे उत्सर्जन होता था। और इसके बाद यहाँ पे एक आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपकी एक आपका कॉन्वोकेशन वाला पार्ट होता था, जिसमें समवर्तना या मतलब आपका कॉन्वोकेशन होता था जब पढ़ाई खत्म हो जाती थी। तो ये कुछ पूरे 9 सेरेमनी से होके गुजरना पड़ता था। और अभी यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं कि एडमिशन के टाइम पे कौन सा परफॉर्मेंस, कौन सी सेरेमनी परफॉर्म होती थी, तो उसका आंसर क्या है, उपनयन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, उपनयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि 9 सेरेमनीज होती थी, ठीक है। 9 सेरेमनीज में कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कॉन्वोकेशन है तो संवर्तना, एडमिशन हो रहा है तो उपनयन, और फिर उसके बाद जो है अगर ईयर एंड हो रहा है तो उत्सर्जन। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में अपने रखनी है, फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 134, ठीक है ना, 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, गुड एंड टेस्टी, ठीक है। फिर क्या है 478 मीन्स सी गुड पिक्चर, ठीक है। और 729 है हमारे पास, 729 मीन्स पिक्चर्स आर फेन, फाइन। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल सिंबल स्टैंड्स फॉर सी। अगर हम लोग सी की बात करें तो सी को कौन सा जो है न्यूमेरिकल डिनोट कर रहा है, फाइन। अभी आप इसमें देखो, ये है 134 और इसमें 478, तो इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है न्यूमेरिकल, 4, राइट। अब इसमें 4 कॉमन आ रहा है, तो इसमें वर्ड कौन सा कॉमन है ये ढूंढते हैं, गुड एंड टेस्टी, सी गुड पिक्चर्स। तो आपका क्या कॉमन आ रहा है, गुड, राइट। तो 4 का मतलब आपका गुड हो गया, ठीक है, ये एलिमिनेट कर देते हैं। अभी आप देखोगे 478 और 729, इसमें क्या कॉमन है आपका, 7 कॉमन है, ठीक है ना। वर्ड कौन सा कॉमन आ रहा है, पिक्चर्स और पेंट,
सी गुड पिक्चर्स, तो पिक्चर्स आपके कॉमन आ रहे हैं, तो 7 का मतलब हो गया पिक्चर्स, राइट। तो 4 का मतलब हो गया गुड और 7 का मतलब हो गया पिक्चर्स। अब यहाँ पे 8 बचा है और इसका सी बचा है, तो यानी जो हम लोग सी के लिए न्यूमेरिकल ढूंढ रहे हैं वो क्या होगा, 8 होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में 8 है, ऑप्शन में 8 कहीं नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फाइन। तो आपको ये देखना है कि पहले जिस वर्ड का आपको ढूंढना है वो किस में आ रहा है, तो उससे आप बाकी सबके न्यूमेरिकल को कंपेयर करोगे तो आपको आंसर इजिली मिल जाएगा, राइट। तो इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज, आंसर होगा 8। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, हाउ मेनी प्रमाणास आर देयर अकॉर्डिंग टू हिंदी फिलोसफी। ठीक है, अब ये प्रमाण हम लोग होते हैं, ठीक है, अगर जैसे हम लोग के पास सर्टिफिकेट होते हैं, मार्कशीट्स होती हैं, तो बेसिकली क्या है, वो एक प्रमाण ही तो है, एक प्रूफ है ना हमारी एकेडमिक्स का कि हमने पढ़ाई की है भाई, हमने वो सारी चीजें पढ़ी है। तो यहाँ पे जो प्रमाण्स हैं ये क्या है, ये भी एक प्रूफ, इनका क्या मतलब होता है, प्रूफ या मीन्स ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, यानी कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ाई की हुई है। तो हमारे जो एजुकेशन, यहाँ पे हायर एजुकेशन की बात हो रही है, तो पूछा जा रहा है कि हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से कितने प्रमाण होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका होता है 6, ठीक है। तो 6 में आपके क्या क्या आते हैं, इसमें आपका सबसे पहले प्रत्यक्ष आता है, परसेप्शन यानी कि किस नजरिए से आप देखते हो, ये एक प्रमाण होता है कि आपने एजुकेशन ली है। इसी तरीके से अनुमान यानी कि आप कैसे चीजों को इन्फ्लुएंस करते हो। फिर शब्द की बात होती है कि किस तरह के शब्द आप यूज करते हो, उपमान यूज करते हैं कि अब कंपैरिजन वगैरह करके यूज किया जाता है, अर्थपट्टी होता है, फिर उपलब्धि होता है, ठीक है ना, जो एब्सेंस होता है आपकी पर्टिकुलर जगह से, तो उसके बेसिस पे ये प्रमाण को यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपके 6 हैं, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत वर्ड है, पढ़ने में टाइम लगता है, चीजों को याद करने में टाइम लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कितने प्रमाण हैं, तो आपका आंसर होगा 6, ठीक है, हिंदू फिलोसफी के हिसाब से 6 प्रमाण हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, यहाँ पे एक्ट्स हैं, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि इसके क्योंकि हम यहाँ डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन की बात करें, इस एक्ट की बात करें, तो ये आपका कब आया था, ये आपका आया था 1974 में। तो इसका आंसर आपका क्या हो रहा है, 1। एयर प्रोसिक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन की बात करें, ठीक है, ये आपके एयर पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए था, तो ये 1981 में ये एक्ट आया था। फाइन। सेकेंड क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट आया था 1972 में, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। तो ये आंसर आपको बहुत सीधा सीधा है, 1 2 3 4, राइट। ये एक्ट की जो डेट्स हैं आप इसको लिख के रख लो, याद करके रखना हमेशा, क्योंकि इस तरह की चीजें एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इनफैक्ट ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ठीक है, पहले पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस है। तो इसका आंसर आपका क्या है, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 8। फाइन। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, कोई भी कंफ्यूजन है बेझिझक आप नीचे जो है मेंशन करोगे, और क्या होगा कि जब भी मतलब आप कोई कमेंट डालते हो मैं आपका आंसर जरूर इसमें दूंगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, एक एग्जामिनेशन की बात की जा रही है, 78% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड वर सक्सेसफुल, ठीक है, यानी कि 78% जो थे वो सक्सेसफुल थे। इफ द टोटल नंबर ऑफ फेलियर वॉज 176, अगर फेलियर की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो वो 176 थे। फेलियर का परसेंटेज कितना होगा, अगर 78% जो है पास हुए, ठीक है, तो यानी कि 22% आपके क्या हो गए, फेलियर हो गए, राइट। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 176 मिल रही है कि 176 जो है फेल हो गए थे। तो एंड 34% गॉट फर्स्ट क्लास, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट्स थे उसमें से 34% को कितना मिला, फर्स्ट क्लास मिला, राइट। देन हाउ मेनी गॉट फर्स्ट क्लास, यानी आपको ये 34% की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो अगर आपका 78% कितना था, ठीक है, सॉरी, अगर आपका 22% जो है 176 है, राइट,
तो यानी कि आपका 1% कितना होगा 176/22, यानी कि आपका जो है 100% कितना हुआ 176 × 100/22, ठीक है। इससे हम लोगों को क्या वैल्यू मिलेगी, इससे आपको मिलेगा 11 2 × 22, 11 1 × 11, ठीक है। 11 6 × 66, 2 से काटेंगे 2 यानी कि हमें 100% मिल रहा है 800, राइट। तो 800 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो टोटल 800 स्टूडेंट्स में अगर 34% जो है फर्स्ट क्लास में मिला, तो 34% ऑफ 800/100, राइट। 8 4 × 32, 8 3 × 24, 24 + 3, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया हमने क्या किया, 78% जो है सक्सेसफुल थे, ठीक है। और आपके फेलियर की परसेंटेज यानी कितनी हुई 22% हुई। अब हमें बताया जा रहा है कि फेलियर कितने थे, यानी कि 176 फेलियर थे। तो हमें ऑलरेडी पता है कि 22% जो है 176 है, तो उसके बेसिस पे हमने निकाल लिया कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हमें मिले 800, और 800 स्टूडेंट्स के 34% को फर्स्ट क्लास मिला था। तो यानी कि कितना हुआ 34% कितना हुआ 272। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, फाइन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मली हम लोग ने सब 10th स्टैंडर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, राइट। बस आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में थोड़ी स्पीड रखनी है, इन सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, बिकॉज आपको टाइम सेव करना होता है वहाँ पे। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत आ रही है चीज़ों को समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर देना। कोई भी चेंजेस आप चाहते हो तो उसका भी फीडबैक ज़रूर दो। तो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया तो वो ज़रूर कर देना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। नेक्स्ट क्लास में आप लोग मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।